उत्तर से लेकर दक्षिण तक ना तो कांग्रेस की आंतरिक कलह खत्म हो रही है और ना ही लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई सियासी संजीवनी मिल रही है। इस तरह दिन पर दिन देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी रसातल में जा रही है। ताजा मामला तेलंगाना का है, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में आंतरिक कलह और विरोध की आशंकाएं मजबूत होती नजर आ रही हैं। इस विरोध के केंद्र में है मुनगोडे विधायक कोमतिराज राजगोपाल रेड्डी। खबरों के अनुसार राजगोपाल पार्टी छोड़ने का अपना मन बना चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों को अपने साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजगोपाल को ए रेवंत रेड्डी के पार्टी चलाने का तरीका पसंद नहीं है। उनका मानना है कि पार्टी ने कांग्रेसी वफादारों के बजाय बाहरी लोगों पर भरोसा जताया है। खबर यह भी है कि उन्होंने कथित तौर पर रेवंत से नालगोंडा जिले में प्रचार के लिए नहीं आने को कहा है। वहीं राजगोपाल के भाई वेंकट रेड्डी भोंगिर से लोकसभा सांसद हैं और दोनों का इस क्षेत्र में खासा वर्चस्व है। कांग्रेस नेताओं को इस बात का डर है कि राजगोपाल रेड्डी का फैसला उनके भाई को भी प्रभावित कर सकता है, जिसका असर कांग्रेस पर आने वाले वक्त में पड़ सकता है। खबरों के अनुसार राजगोपाल ने रेवंत रेड्डी से नालगोंडा में प्रचार या दौरा के लिए परेशान नहीं होने को कहा है और दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्हें लगता है कि रेवंत पार्टी के बजाय खुद का प्रचार करते हैं और अपने फैसलों में अन्य पार्टी नेताओं को शामिल नहीं करते। ऐसा पार्टी के कई नेताओं को लगता है और अब वे इसे मजबूती से जाहिर कर रहे हैं। वहीं पार्टी के संगारेड्डी विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी या जग्गा रेड्डी भी रेवंत रेड्डी के काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। वो इसे लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी रुख कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेसी नेताओं से संपर्क किया है। इधर कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि रेवंत अपने फैसलों में सभी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आगामी चुनाव जीतने के प्रयास में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। बहरहाल तेलंगाना कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर हर रोज कई नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी अधिकारियों को चटर्जी की कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर मिले हैं, जिसमें अर्पिता मुखर्जी का नाम नॉमिनी में डाला गया है। हालांकि मुखर्जी के वकीलों का कहना है कि जिन कागजात की बात ईडी कर रही है उन पर उन्हें संदेह है, इनकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि चटर्जी ने 2021 के एफिडेविट में एक 25 लाख की LIC पॉलिसी का जिक्र किया था। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं खबरों के अनुसार ईडी की छापेमारी भले ही अभी हुई हो, लेकिन दोनों काफी लंबे समय से ईडी के रडार पर हैं और वो लंबे समय से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन खंगालने में लगी थी। वहीं ईडी सूत्रों का कहना है कि कुछ दस्तावेजों के माध्यम से ही चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की करीबी के बारे में ईडी को पता चला, जिसके बाद ईडी ने दोनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वहीं ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि बोलपुर में भी दोनों ने मिलकर 2012 में एक मकान खरीदा था, जिसके कागजात ईडी के हाथ लगे थे। वहीं बोलपुर की संपत्ति की रजिस्ट्री 2012 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के सामने हुई थी। उस पर मुखर्जी और चटर्जी दोनों ने साइन किए थे। मुखर्जी ने अपना एड्रेस टावर सेकेंड फ्लैट 1A डायमंड सिटी साउथ बताया था। वहीं चटर्जी ने अपना पता खानपुर रोड नकताला बताया था। दोनों ने मिलकर 20 लाख रुपए में 2 मंजिला मकान खरीदा था। इसके दस्तावेजों में दोनों को फोटोग्राफ और अंगूठे के निशान भी लगे थे। इस प्रॉपर्टी के आसपास रहने वालों का कहना है कि दोनों ही वहां आते जाते रहते थे। एक शख्स ने यह भी बताया कि उसने कॉम्प्लेक्स में चटर्जी की गाड़ी भी देखी थी। हालांकि एफिडेविट में चटर्जी ने इस प्रॉपर्टी का जिक्र ही नहीं किया था। उन्होंने केवल खानपुर के फ्लैट और नेताजी नगर की दुकान की जानकारी दी थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि चटर्जी के 5 बैंक अकाउंट हैं। ये 2 सरकारी बैंकों और एक प्राइवेट बैंक में हैं। 2021 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके अकाउंट में 60 लाख रुपए हैं। इसके अलावा ईडी के रडार पर इन दोनों के 11 बैंक अकाउंट्स भी हैं। बताया जा रहा है कि इन बैंक अकाउंट्स में 8 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है। इसमें से 2.5 करोड़ को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से ईडी ने 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और सोना जब्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय राउत ही पात्रा जमीन घोटाले के एक्टिव कॉन्स्पिरेटर थे और प्रवीण राउत फ्रंटमैन, जो पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी ने इन बातों का खुलासा अपने रिमांड एप्लीकेशन में किया है। ईडी का कहना है कि प्रवीण राउत को इस 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में 112 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से उसने 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत के परिवार को दिए। इतना ही, इसके बाद संजय राउत हर महीने 2 लाख रुपए कैश लेते थे। संजय राउत के परिवार सहित विदेशों में घूमने का सारा जिम्मा खर्चा भी प्रवीण राउत को चुकाना होता था। ईडी अब प्रवीण और संजय राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इस मामले में ईडी ने मुंबई में 2 ठिकानों पर छापा भी मारा है।
शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी होने के कारण प्रवीण को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा से जरूरी मंजूरी मिली। ईडी को अब तक की जांच से पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण द्वारा अवैध रूप से प्राप्त 112 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए सीधे संजय राउत और उनके परिवार को दिए गए। अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक प्रवीण राउत ने कई बार संजय राउत के परिवार के देश और विदेश में मनाई गई छुट्टियों का पूरा खर्चा उठाया था। हालांकि संजय राउत ने अदालत में कहा है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदला है। अदालत में ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए राउत को 4 अगस्त तक कस्टडी में भेजा है। जमीन को अनाधिकृत तरीके से लेने के बाद गुरु आशीष कंपनी ने तेजी से इसे 16 अन्य बिल्डर्स को बेचा। प्रवीण राउत इसी कंपनी में एक डायरेक्टर थे। इससे गुरु आशीष कंपनी को एक बड़ा आर्थिक मुनाफा हुआ। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 10% ही तैयार हुआ है। इसे पूरा करने के लिए गुरु आशीष कंपनी को एक बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन वह अब दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया में है। ईडी के मुताबिक ओरिजिनल एग्रीमेंट यह कहता है कि गुरु आशीष कंपनी महाडा की किसी भी जमीन को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकती। इसके बावजूद जमीन को धोखे से बेचा गया। इसके बदले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से प्रवीण राउत को 2010 और 2011 में 112 करोड़ रुपए मिले। अवैध ढंग से पैसे लेने के बाद इसे पात्रा चौल परियोजना में निवेश करने के बजाय मेसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा निकाल लिया। खास यह कि प्रवीण राउत ने परियोजना में कोई पैसा निवेश नहीं किया था। संजय राउत, प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन ने मिलकर साजिश रची। चारों ने इस परियोजना को पूरा किए बिना 672 परिवारों के भविष्य को खतरे में डाला और पैसे निकालने की साजिश की। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी विश्वास पात्र और सहयोगी हैं। गवाहों के बयानों से स्पष्ट होता है कि फ्रंटमैन होने के नाते उन्होंने संजय राउत के साथ अपनी नजदीकी का इस्तेमाल महाडा से अप्रूवल पाने और दूसरे लाभों के लिए किया। प्रवीण राउत की ओर से संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। संजय राउत ने विक्रेताओं को अलीबाग के किहिम बीच स्थित अपनी जमीन बेचने की धमकी दी थी। इसके अलावा उन्होंने ईडी के सामने गवाही देने वालों को भी धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी पर एक महिला ने चप्पल फेंकी और कहा कि ये नेता जनता का धन लूट रहे हैं। हालांकि चप्पल पार्थ को नहीं, कहीं और लगी। चप्पल फेंकने वाली महिला ने जिस गुस्से से भी इस घटना को अंजाम दिया, वह गुस्सा बंगाल के हर आदमी के अंदर उबल रहा है, जो वोट के रूप में बाहर निकलेगा और उसके निशाने पर ममता बनर्जी की पार्टी होगी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी चाहे जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि भाजपा का खेला करने वाली ममता बनर्जी के साथ ही बड़ा खेला हो गया। महिला के चप्पल फेंकने की घटना तो बस एक नमूना है। असल में पार्थ चटर्जी को जब चेकअप के लिए ईएसआई अस्पताल लाया गया था, उसी पार्थ के कारनामों से नाराज महिला ने उस पर चप्पल फेंकी। इससे पहले पार्थ चटर्जी ने दावा किया था कि ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद रुपए उनके नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि समय बताएगा कि कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इससे पहले पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने कहा था कि कैश पार्थ चटर्जी का है। इन दोनों के इनकार के बाद अब केंद्रीय एजेंसी के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर छापेमारी में मिली यह संपत्ति किसकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। वहीं ईडी घोटाले में शामिल मनी ट्रेल की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी पार्थ चटर्जी से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर छापा मार चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। डायमंड सिटी के फ्लैट पर 22 जुलाई को छापा पड़ा। बेलघेरिया के 2 फ्लैट पर 27 जुलाई को छापा पड़ा और चिनार पार्क का फ्लैट, जहां 28 जुलाई को ईडी ने दबिश दी, अब तक अर्पिता के 4 फ्लैट पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। अर्पिता मुखर्जी के घर पहली छापेमारी में करीब 22 करोड़ रुपए और 70 लाख का सोना, जबकि दूसरी छापेमारी में करीब 28 करोड़ कैश और 4 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया गया। अर्पिता मुखर्जी के घर से पहले ईडी ने नोटों का जखीरा बरामद किया। फिर जांच आगे बढ़ी तो एजेंसी को अर्पिता के 4 फ्लैटों की जानकारी मिली और फिर ईडी को अर्पिता की लग्जरी कारों का पता चला।
ईडी ने 23 जुलाई को अर्पिता के फ्लैट पर पहली बार छापा मारा था। इस दौरान ईडी को करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिला था। इतना ही नहीं, ईडी ने अर्पिता के घर से 20 मोबाइल और 50 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की थी। ईडी को अर्पिता के घर से करीब 60 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली थी। इसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपनी किरकिरी जमकर करवा ली है। दशकों से राजनीति में होने के बाद भी जिस तरह की नासमझी उन्होंने और उनकी पार्टी ने दिखाई है, उससे यही लगता है कि पार्टी अब भगवान भरोसे ही चल रही है। दरअसल यूपी विधान परिषद यानी एमएलसी की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नंबर्स न होने के बाद भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। पार्टी ने आदिवासी समाज की कीर्ति कोल को टिकट दिया था। अखिलेश यादव सहित पार्टी के सभी बड़े नेता उनके नामांकन में शामिल हुए थे, लेकिन नामांकन पत्र सत्यापन में सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा ही रद्द हो गया। और पर्चा रद्द होने की वजह है कीर्ति कोल की कम उम्र। मतलब यह कि मौजूदा दौर में राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और कभी सत्ता में रही सपा को विधान परिषद चुनाव की अहर्ता तक नहीं मालूम है, और एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया जो इस चुनाव में लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। खबरों के अनुसार कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष बताई थी, जबकि नियमों के मुताबिक विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार की मिनिमम उम्र 30 साल होनी चाहिए। इसीलिए रिटर्निंग अफसर ने जांच के बाद आज नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की है। कीर्ति का पर्चा खारिज होने के बाद भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाले गोरखपुर की क्षेत्रीय भाजपा इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष निर्मला पासवान के विधान परिषद जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं इसे सपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो फजीहत हुई है वो तो हुई ही, साथ ही कीर्ति कोल के सहारे भाजपा को घेरने का जो प्लान सपा ने बनाया था वो अंधे मुंह खुद ही गिर गया। दरअसल सपा रणनीतिकारों की योजना थी कि आदिवासी समाज की महिला को इन चुनाव में टिकट देकर सभी का समर्थन उसके लिए मांगा जाएगा, लेकिन भाजपा अपने उम्मीदवार को जिताने की वजह से कीर्ति का समर्थन करेगी नहीं, तो इस तरह भाजपा को आदिवासी विरोधी कहकर घेरा जा सकता है। लेकिन इस प्लान की ऐसी तैसी खुद उन्हीं रणनीतिकारों ने कर दी। बता दें कि मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनावी किस्मत आजमा चुकी कीर्ति कौल आदिवासी समाज से आती हैं और पूर्व सांसद भाईलाल कौल की भतीजी हैं। कहा जा रहा था कि सपा ने उन्हें एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट बनाकर बड़ी सियासी चाल चली है, लेकिन नामांकन में चूक के चलते दांव फिर से उल्टा पड़ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि तकनीकी आधार पर नामांकन खारिज हो जाए या कोई आपत्ति हो, कोई तथ्य छुपाया गया हो या फिर शपथ पत्र झूठा हो तो वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर उम्र के आधार पर पर्चा खारिज हो जाए तो इसका मतलब है कि नासमझों की फौज पार्टी चला रही है और आपको मजाक बनने का मौका खुद ही दे रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की जिन 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एक सपा नेता अहमद हसन के निधन और बीजेपी के ठाकुर जयबीर सिंह के इस्तीफे की वजह से सीटें खाली हो गई थी। 11 अगस्त को इन दोनों एमएलसी सीटों के लिए मतदान होना था। विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो एक एमएलसी सीट जीतने के लिए कम से कम 200 विधायकों का वोट चाहिए था। सूबे में बीजेपी गठबंधन के पास फिलहाल 273 सदस्य हैं, जबकि सपा के पास 111 तो उसके सहयोगी आरएलडी के पास 8 विधायक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधान परिषद यानी एमएलसी की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी फजीहत करवाई तो कभी साथ रहे लोग भी मजे लेने लगे। दरअसल मौका ही ऐसा था कि जिसे जैसे ही पता चला वो बस अखिलेश यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी की मौज लेने लगा। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर तगड़ा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भला कोई चुनाव तो गंभीरता से लड़ लें। साथ ही अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि सपा आदिवासियों का अपमान करने की कोशिश कर रही है। अरुण राजभर ने एक ट्वीट किया, कोई तो चुनाव गंभीरता से लड़ लेते, राजनीतिक अपरिपक्वता फिर सामने आ गई। एमएलसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा खारिज, आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रचने की जल्दबाजी में अपने प्रत्याशी की आयु देख नहीं पाए। यह आदिवासियों को अपमानित करने की साजिश थी जो अब उजागर हो गई। दरअसल सपा ने विधान परिषद चुनाव में आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कौल को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उनका नामांकन ही रद्द हो गया। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव सहित पार्टी के नेताओं को एमएलसी चुनाव की अहर्ता तक नहीं पता है। वहीं इसके अलावा अरुण राजभर ने एक और ट्वीट किया, अब सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी बताएं कि भाजपा की आत्मा श्री ओपी राजभर जी से निकलकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी में घुस गई है क्या? श्री अखिलेश यादव जी किस तांत्रिक से प्रोफेसर साहब का झाड़ फूंक करवाएंगे? या शिष्टाचार मुलाकात नहीं है बल्कि प्राण बचाओ मुलाकात है। बता दें कि रामगोपाल यादव एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। वहीं पिछले कुछ वक्त से सपा और सुभाषपा के बीच की दूरियां बढ़ चुकी हैं, जबकि दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है। वहीं एमएलसी चुनाव के नामांकन पत्र की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि जांच के दौरान सपा उम्मीदवार का नामांकन पत्र वैध नहीं पाया गया और खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऊपरी सदन में जाने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु की पात्रता पूरी नहीं की है।
जबकि उम्मीदवार ने अपने हलफनामे और चुनावी पहचान पत्र में अपनी आयु 28 वर्ष बताई है, जो मानक को पूरा नहीं करती। इसके अलावा भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाले गोरखपुर की क्षेत्रीय बीजेपी इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष निर्मला पासवान के विधान परिषद जाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।